पहला एग्जांपल लिख लिया क्या? तो लिखो फटाफट एग्जांपल लिखो, फिर करते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। साउथ का वेस्ट में कितना एंगल है? 30 डिग्री है, और वहाँ पे कितना चलना है हमें? 40 किलोमीटर चलना है हमें, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट पता ही है हमें क्या होता है कि एक यहाँ से किसी चीज़ को हम यहाँ लेके आ रहे हैं ए से बी में। अब शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है? ए को हमने यहाँ लेके आए, बस ये शॉर्टेज डिस्टेंस ये है इस डायरेक्शन में, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो बस ये पता होना ही चाहिए। अब पहले हम क्या करेंगे, जो भी ऊपर क्या होगा? नॉर्थ, ठीक है, नीचे साउथ, ये ईस्ट, और इधर वेस्ट। अब 40 किलोमीटर हम यहाँ तो बना नहीं सकते नोटबुक में, तो ना बोर्ड पे, तो हम क्या लेंगे इसमें? स्केल, स्केल का यूज़ करेंगे हम। अब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मान लूँगा मैं? 10 किलोमीटर। सो 4 सेंटीमीटर कितना हो गया? 4 इंटू 10 40 किलोमीटर हो गया। अब हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर मुझे किसी पॉइंट को लोकेट करना है 2D सिस्टम में 2,3 को, तो हम ऐसे कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास एंगल हो, ठीक है, और ये डिस्टेंस हो यहाँ से यहाँ तक की, तो भी हम वो बना सकते हैं। सीखा था कि नहीं सीखा था बताओ ये चीज़? तो अपने पास क्या एंगल है और डिस्टेंस है। तो देखो ये बोल रखा है कि साउथ वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ के वेस्ट में कितना चलना आपको? 30 डिग्री। तो 4, पहले तो आप एंगल बना दो 30 डिग्री का, और ये जो लाइन होगी वो कितनी होगी? ये जो लाइन होगी O, और ये P, तो ये हो जाएगा कितना? 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 किलोमीटर। और ये जो एंगल होगा वेस्ट ऑफ साउथ वाला, ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। हम क्या लिख देंगे? therefore the vector OP vector is required represents required डिस्प्लेसमेंट। तो पहला आया क्या सामने? पहला एग्जांपल। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मेजर्स, ठीक है। तो पहला है 5 सेकेंड्स। अब 5 सेकेंड्स क्या है? ये टाइम है। और टाइम क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती नहीं होती? बताओ, होती है ना। सेकेंड है अपना इसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब किसी भी यूनिट क्यूब है इसमें, तो ये वॉल्यूम है कि नहीं बताओ?
और वॉल्यूम है तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई, वॉल्यूम है तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। थर्ड है इसमें 10 न्यूटन। आप बताओ न्यूटन किसकी यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है बताओ न्यूटन? फोर्स, न्यूटन होती है फोर्स की यूनिट। तो यहाँ पे फोर्स की बात की गई है। और हमने पहले दिन ही सीखा था कि फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है बताओ, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर, क्योंकि हमें उसमें डायरेक्शन भी चाहिए कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, तो ये हो जाएगी वेक्टर। फोर्थ है इसमें देखो 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये देखो कि स्पीड भी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी जो यूनिट है वो भी क्या किलोमीटर पर आवर हो सकती है। और जो वेलोसिटी है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये भी किलोमीटर पर आवर हो सकता है। लेकिन वेलोसिटी में आपको साथ में डायरेक्शन देगा और यहाँ पे साथ में डायरेक्शन नहीं है। तो बताओ ये स्पीड की बात कर रहे हैं या फिर वेलोसिटी की? यहाँ पे स्पीड, और स्पीड हमें पता है कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई यूज़ नहीं होता, ठीक है। 5 का है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी देखो यहाँ पे 10 ग्राम, तो किसका यहाँ पे यूज़ किया गया है? देखो डेंसिटी का यूज़ किया गया है यहाँ पे, डेंसिटी। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि एक तो होती है क्या मास डेंसिटी, बाकी आपकी कोई काम की चीज़ नहीं है, ठीक है ना, मास डेंसिटी। और एक होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा है तो ये बताओ, अगर जैसे दो चीज़ें, एक तो रुई और एक लोहा, बताओ दोनों में से कौन भारी है? कौन भारी है बताओ, रुई या फिर लोहा? आयरन, ठीक है ना, ये ज़्यादा भारी, क्योंकि इसका जो वेट है वो ज़्यादा है और इसका वेट क्या है, कम है। हमने मास डेंसिटी से बता दिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें वाटर और केरोसिन, अब बताओ वाटर और केरोसिन में कौन भारी है? अगर हम मास डेंसिटी की बात करें तो कौन है बताओ? मास डेंसिटी की बात करें तो वाटर ज़्यादा भारी होता है। मास डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है? वाटर की। और इसकी क्या होती है? केरोसिन की कम होती है। लेकिन अगर मैं ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करूँगा, ऑप्टिकल डेंसिटी, तो ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर की होती है कितनी, 1.33, और केरोसिन की होती है 1.44। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये ज़्यादा भारी हो गया और ये कम भारी है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी कहाँ काम में आती है? आपने वो पढ़ा ना कि हल्के माध्यम से भारी माध्यम में कोई भी लाइट रे इमिट होती जाती है तो वो जो पैरेलल होता है उसके क्या हो जाती है, पैरेलल की तरफ आ जाती है, ठीक है। और अगर भारी से हल्के में जाती है तो जो उसकी डायरेक्शन होती है उससे क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये चीज़ पढ़ी थी ना आपने, ये चीज़। तो वहाँ पे हम हल्के और जो भारी माध्यम है उसको किससे बताते थे? ऑप्टिकल डेंसिटी से बताते थे कि जो हवा है वो हल्का माध्यम है और जो ग्लास है वो भारी माध्यम है, तो उसमें ऑप्टिकल डेंसिटी का काम यूज़ होता था, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आपके मास डेंसिटी पूछ रखी है, ग्राम है ना। तो बताओ मास डेंसिटी है तो भारी होता है कोई भी चीज़, तो उसमें
डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है क्या, बताओ, डायरेक्शन की जरूरत। तो ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी हो गई। और जो लास्ट वाला है 6 वाला, 20 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ। अब बताओ यहाँ पे किसकी बात की गई है, स्पीड या वेलोसिटी? वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, वेक्टर। तो एग्जांपल नंबर 2 भी आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 3 करते हैं। रफ कर दूंगा इसको, ठीक है। जो एग्जांपल नंबर 3 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 आप लिख लो, और ये जो डायग्राम है वो भी बना लो आप फटाफट। यहाँ पे जो जो लाइन दे रखी है ना, जैसे ऐसे, तो ये आपको जहाँ पे दे रखी है वहीं पे बनानी है, ठीक है ना, बुक में। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये है, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, और इसमें स्केल का यूज़ है, ठीक है। अगले ने बोल रखा है स्केल, ये जो वो क्या है, 1 यूनिट। तो बताओ, एक बार बताओ मेरे को कि जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, बताओ। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 2, बी वेक्टर का हो गया 1 2 3, सी का हो गया, देखो सी का हो गया 2, और डी का कितना हो गया 1 2 3, ठीक है। अब पहला हमें पूछा है कि विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो फर्स्ट वाला करते हैं हम, कोलिनियर। अब कोलिनियर वेक्टर मेरे को पता है कि एक लाइन के पैरेलल होने चाहिए 2 या फिर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे मैं ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर है ये, और ये सी वेक्टर है, और ये डी वेक्टर है। तो कितने वेक्टर हो गए, 3 हो गए। अब अगर मैं ये लाइन बना दूंगा, ये लाइन, तो इस लाइन के पैरेलल हो गई ये 3 वेक्टर। तो बताओ ए वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, तीनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है कि नहीं, बताओ। तो देखो हम लिख देंगे सिंस ऑल 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर कॉमा सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर पैरेलल टू लाइन, सो ए वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। आप अगर आपको इतना लिखना भी नहीं है, अगर आप सीधा बता दो कि ये कोलिनियर वेक्टर है तो भी चलेगा, आपको इतना एंडेवर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप क्या हो जाओ, यूज टू हो जाओ इससे, ठीक है, फिर आगे ही काम में देंगे। सेकेंड, इक्वल वेक्टर्स की बात हो रही है, इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स में पहले तो हम सभी का मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर
मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ए का 2 और बी का 3, कोमा मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ये हो जाएगा 2, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, ये हो जाएगा 3। अब देखो बी और डी का मैग्नीट्यूड सेम है और ए और सी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बताओ इक्वल वेक्टर कौन से हैं, ए सी या फिर बी डी? ए सी, बी डी कैसे हो सकते हैं? डायरेक्शन देख इसकी बी डी की, सेम है क्या? तो बी डी वो क्या नहीं है, इक्वल वेक्टर्स नहीं है। लिख देते हैं हम यहाँ पे, सिंस द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर इज डिफरेंट, so b vector and d vector are not equal vectors, and the magnitude and direction of a vector and c vector are same, so a vector and c vector are equal vectors। और इक्वल वेक्टर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो बताओ ये भी इक्वल वेक्टर्स वाला समझ में आएगा आपको? लिख लिया गया इतना? तो फटाफट लिख लो उसको। फिर इसमें एक लास्ट बचा हुआ है, कोइनिशियल वेक्टर। अब इसमें एक इसका लास्ट पार्ट है, थर्ड, कोइनिशियल वेक्टर्स। अब देखो ये जो सी वेक्टर, ये डी वेक्टर और ये बी वेक्टर एक सेम पॉइंट से क्या हो रहे हैं, सेम इनिशियल पॉइंट है इसका, और इसको हम मान लेता हूँ क्या, ओ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस वेक्टर्स बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर all have same initial point, और उसको मैंने क्या नाम दिया, O। so B vector, C vector and D vector are co-initial vectors। तो ये थर्ड वाला पार्ट समझ में आएगा आपको, तीसरा।
ठीक है।